हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले जो वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देखें, और ईवीएस का भी सेट प्रैक्टिस अपलोड किया गया उसे भी आप लोग जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विकास किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन में कहता है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो विकास जो है आपका जो है ये सभी जो कारक है इन सभी से प्रभावित होता है। तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक से, स्कूली माहौल से और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से। तो इन तीनों कारक जो है विद्यार्थी के यानी कि बच्चों के विकास को क्या करता है, इफेक्ट डालता है यानी कि प्रभावित करता है। उसके बाद है कथन और कारण से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद कारण में कहा जा रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बिल्कुल सही यहाँ पे कारण में भी बोला जा रहा है कि बाल्यावस्था का विकास का जो स्तर होता है वो खास करके जो संज्ञानात्मक और संवेगात्मक का जो समय होता है, चरण होता है, वह बहुत ही क्या होता है, संवेदनशील चरण होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि बहुत जो छोटे बच्चे हैं उसका समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट है आपका विद्यालय समाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो ये जो है विद्यालय प्रथम संस्था नहीं है। आप लोग को बहुत बार बताया भी गया है कि प्रथम संस्था कौन है, द्वितीयक संस्था कौन सा है। तो आप लोग यदि सारा वीडियो यदि देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से बच्चे का जो समाजीकरण होता है, समाज के सारे जो मूलों को जो सीखते हैं, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बातें करना है, सारे मूल जो भाव होते हैं वह परिवार से ही सीखते हैं, अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो बच्चों का जो है समाजीकरण का जो संस्था होता है, प्राथमिक संस्था उसका परिवार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। उसके बाद है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखें से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। तो जीन पियाजे ने जो 4 जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है उनमें से बताना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके सामने कुछ मतलब कि जैसे माता पिता ही उनके सामने रहते हैं, तो कुछ समय वह बात क्या होते हैं कि वह दूर चले जाते हैं, तो वह कुछ समय तक उसके आँख में वह प्रतिबिंब बना हुआ रहता, वह जो है बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। वह कौन सा चरण है? संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यह संवेदी होता है। जो बच्चे का जो 0 से 2 वर्ष का जो एज होता है वह संवेदी गौमक अवस्था होता है। उसमें बोला जाता है कि वह चरण में जो है बच्चे के जो है आँखें से ओझल हो जाने पर भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ का एक समूह बनता है। बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? मतलब कि 2 कंकड़ फिर 2 कंकड़ मिला दिए तो टोटल 4 कंकड़ हो गया। तो इस तरह का अनुभव बताना है कि बच्चों में क्या कहलाता है। तो ये संरक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। जैसे कि बच्चे जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसे अध्यापक के द्वारा कुछ HW भी दिया जाता है, तो वह यदि करके नहीं जाए क्लास तो उसे जो है कुछ शर्मिंदगी उसे महसूस होता है। तो वह किस चरण में होता है वही आपको बताना है। जैसे है यहाँ पे परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परंपरागत। यानी कि परंपरागत जो स्टेज होता है
उसमें जो है बच्चे यदि चीज़ों को करके नहीं जाते हैं शिक्षक के सामने तो उसे जो है शर्मिंदगी महसूस होता है। तो उस चीज़ के बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जो भी उसे गृह कार्य मिलता है तो वह करके ही विद्यालय जाते हैं। तो ये परंपरागत जिसमें कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की का जो भाव होता है तो वो आपका जो है सेकेंड वालों में ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 परंपरागत आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो आपको बताना है कि जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। तो ये जो सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करती है। जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से सांस्कृतिक उपकरणों पर ही वह डिपेंड है, जिसका जो है डायरेक्ट प्रभाव जो है संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन को पढ़िए आप लोग चारों को, उसके बाद आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। पहला है कि संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ का प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की मतलब कि कहते हैं कि जब बच्चे को कोई भी कार्य दिया जाता है, कोई भी सवाल दिया जाता है, जब बच्चे नहीं बना पाते हैं तो एक शिक्षक का दायित्व तो होता है कि उसे कुछ हिंट्स दे, कुछ इशारा या संकेत के माध्यम से उस चीज़ को बताना चाहिए, जो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। जो आप लोग बहुत सारे ऑप्शन में देखे होंगे कि शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष का क्या मतलब कि उसका मोटो होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को जो है दर्शाता है। तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर दिया जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो बोलने के लिए, तो प्रश्न करने के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है उसको अवसर मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के जो कक्षा कक्ष होते हैं उसे हम लोग प्रगतिशील कक्षा कक्ष बोल सकते हैं। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पनाओं के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो है बुद्धि के बहुबुद्धिवाद का जो सिद्धांत इन्हीं के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो इन्हीं में से बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। फर्स्ट है बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावनाओं का सबसे सटीक अनुमान है। ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। जो वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो जो है बुद्धि पर जो है प्रभाव डालता है। कहीं का अच्छा वातावरण होता है तो वहाँ का बच्चा ज़्यादा तेज होता है, कहीं वहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं रहता तो बच्चा तेज नहीं होता है। तो ये जो है इफेक्ट करता है, बट यहाँ पे कहता है कि नहीं डालता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे है आपका समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। तो आपको बताना है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल जो है संज्ञान को सुसाधित करता है। तो ये जो है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कक्षा कक्ष में मतलब कि वहाँ पे जो मुद्रक संपन्न सारी सामग्री होनी चाहिए और सारे संसाधन युक्त होना चाहिए, वो जो है बहुत ही अच्छा मतलब कि माहौल को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या होता है आपको बताना। जैसे फर्स्ट में है कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। सेकंड में कहता है पूरी तरह से वंशागत, ये गलत हो जाएगा। अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये भी नहीं कह सकते हैं। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, ये समाज के व्यक्तियों द्वारा बनाया गया ये एक मतलब की चीज़ है जेंडर। तो जेंडर आपका जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है। उसके बाद है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को सामने में मतलब कि कोई वस्तु सामने में नहीं है, बट उस वस्तु के चिन्हों के द्वारा, सिंबल के द्वारा दर्शाकर हम लोग काम अपना निकालते हैं। तो इस तरह की योग्यता क्या कहलाती है। समावेशन, लाक्षणिक प्राक्रियता, प्रवृत्ति सोच,
संरक्षण। तो आपका जो लाक्षणिक प्रकार्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। तो आपको बताना है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। फर्स्ट है विद्यार्थियों में सफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। आप लोग को बताया गया कि एक दूसरे से कभी भी तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। वैसा वाला ऑप्शन जब भी मिले तो आप लोग का गलत हो जाएगा। कभी भी किसी ऑप्शन में भय या डर का बात आप लोगों को दिखे तो वो भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद तीसरा में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने के लिए ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जाए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों में रचनात्मक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है। बच्चों में जो भी कमी है, जहां गलती करते हैं उस चीज़ को सुधार हो सके, उस चीज़ में सुधार हो सके, इसके लिए जो है बच्चों में रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। उसके बाद है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पे कथन में कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक जो बहस होता है उसे जो है उसके लिए उसे बढ़ावा देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसे अवसर मिलना चाहिए। कारण में कहता भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है यहाँ पे। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे से मतलब कि संबंधित है, घनिष्ठ संबंध है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि एक दूसरे से अलग है, संबंध ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बट आपका जो है कथन जो है, स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जाएगा, मतलब कि 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता जो है यह आवेगशीलता को दिखाता है। तो इसमें बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा धैर्य नहीं दिखते हैं, किसी भी चीज़ में वो करने में काफ़ी ज़्यादा उसमें चंचलता दिखती है और अपने बातों को जो है सही तरीक़ा से वो रख नहीं पाते हैं, सवालों का उत्तर सही तरीक़ा से नहीं दे पाता है। किसी भी चीज़ के लिए उसका जो कंसंट्रेशन पावर जो होता है, लंबे समय तक ध्यान को एकाग्रता नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होता है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता से विकार से जूझते हैं, जिन्हें हम लोग आवेगशीलता के रूप में भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य आदि के संदर्भ में सही है। तो आपको बताना है कि जैसे पठन वैकल्य हो गया, गुणज वैकल्य हो गया, इस तरह से संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है। ये सारे जो गुणज वैकल्य है, उसके बाद पठन वैकल्य यानी कि किसी बच्चे को जो है पढ़ने में परेशानी, किसी बच्चे को गुणों पर मतलब कि जोड़ घटा गुणों करने में परेशानी, ये सारे जो परेशानियों जो वातावरणीय यानी कि दोनों आप बोल सकते हैं, तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तभी मतलब कि इस तरह के बच्चे में जो है समस्या देखने को मिलती है। किसी बच्चा को पढ़ने में समस्या तो किसी बच्चे को गुणों भाग करने में समस्या। ये तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय ये दोनों जो है प्रभाव डालता है। उसके बाद है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। तो दृश्य गतिज, उसके बाद है व्याख्यान क्रिया आधारित बहुसंवेदी। तो ये जो है व्याख्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रभावशाली नहीं होगा, तो व्याख्यान आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए, आपको बताना। जैसे पहला है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों प्रदान करना, मौनविकृत पाठचर्या को लागू करना। तो आप लोग यदि सभी मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो मौनविकृत वर्ड के बारे में आप लोगों को बार बार बताया गया है कि जब भी मौनविकृत वर्ड दिखे वह जो एक निगेटिव टैग वर्ड के जैसा काम करता है। तो वह ऑप्शन में यदि आप लोगों को दिखे, यदि नहीं पूछ रहा है सवाल में, तो नहीं के जगह पे आप मौनविकृत वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
तो मानवीकृत पाठचर्या को लागू करना ये कदम नहीं अपनाना चाहिए। एक जो है गॉड गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होते हैं? जिसका जो IQ लेवल जो 140 प्लस होता है। तो 140 प्लस वाले IQ वाले जो बच्चे होते हैं वे गॉड गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो है हमें मानवीकृत पाठचर्या को कभी भी लागू नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा चैनल है, न्यू है। तो आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम कुछ आगे तक इस चैनल को ले जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों को हम कुछ मतलब कि इसी तरह के वीडियो को प्रोवाइड करेंगे और हमें भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? तो एक समावेशी कक्षा कक्ष तो आप लोग जानते ही होंगे कि सभी बच्चों को, जैसे कोई विकलांग है, कोई नहीं है, कोई उच्च परिवार से है, कोई नीच परिवार से है, किसी भी जाति धर्म के बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों को एक ही कक्षा कक्ष में एक समान शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा होता है। सिंपल, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसमें जो स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा के लिए जो है निम्न में से क्या प्रभावी होगा वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। उसके बाद है कक्षा की स्थिति विभिन्नता और लगातार बदलाव करते रहना। ये गलत बात है, हमेशा बदलाव करते रहना ये सही नहीं है। उन्हें स्वयं को बड़ों समूह में सामने व्यक्त करने को कहना, ये भी गलत है। उन्हें विशिष्ट संकाय में पढ़ाना, ये भी गलत है कि कोई जो है स्वाधीनता से जूझ रहे तो उसको अलग ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिगम उपागम को निरंतरता में रखना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा का लक्षण है। और जिसमें कि स्वाधीनता से बच्चे यदि जूझ रहे हैं तो उसमें भी एक अधिगम में उपागम में निरंतरता रखने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। उसके बाद है अधिगम में सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो आपको बताना होगा कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों के निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार से बाह्य अनुकूलन द्वारा और संदर्भित जानकारी कंठस्थीकरण। देखिए कंठस्थीकरण है मतलब याद करना, मतलब गलत हो जाएगा। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन हमेशा गलत होता है। वयस्कों से निष्क्रिय वर्ड आया तो आपका गलत हो जाएगा। तो किससे सीखते हैं? तो अपने वातावरण इन्वायरमेंट से जो है अंतः क्रिया के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है आपका। उसके बाद आगे आपका विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं। तो आपको बताना कि विद्यार्थी जो है किस तरह की चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। फर्स्ट है उनके जीवन से संबंधित होती है, बिल्कुल सही बात है। जो उनके जीवन से संबंधित होता है वो जल्दी नहीं भूलता है। उसके बाद आगे है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ये भी बात सही है। यदि उसके प्रासंगिक संदर्भ में उस चीज़ों को प्रस्तुत की जाए तो वह लंबे समय तक उस चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद है असंबंधित खंडों को प्रस्तुत की जाती है, ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। यदि उसे असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाएगा मतलब कि करेंगे तो उस चीज़ों को बच्चे जो है जल्दी भूल जाएगा। उसके बाद आगे निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो इन चारों ऑप्शन में से एक प्रोसेस मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा है तो आपको बताना। जैसे फर्स्ट है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो ये जो एक प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो एक जो है यह प्रोसेस मतलब कि वाला ज्ञान है। तो यानी कि प्रक्रियात्मक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब कि चलता है, पहले मिट्टी को क्या करना, उसके बाद कैसे करना है, फिर पौधा को रोपना है। तो इस तरह का एक जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है अधिगम को सुसाधित करने हेतु अध्यापिका को जो है क्या करना चाहिए? तो अधिगम को काफ़ी ज़्यादा सुसाधित करना, मजबूत करना हो तो इसके लिए अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए? पहला है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, अलग नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है संप्रतीय मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित वर्ड आया इसीलिए ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय
प्रतिस्पर्धा वर्ड आया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर उसे क्या करना चाहिए, प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो आपकी कक्षा में जो है विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें मदद करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, आपको बताना हो। जैसे पहला है दी गई समस्या और अधिक गैर ज़रूरती जानकारी जोड़ देंगे। उसके बाद है उन्हें सामग्री परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। उसके बाद है उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी में उत्तर नकल, ये तो गलत ही है। उन्हें समान तरह की समस्या जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। जिसमें चिंतन वर्ड देखे, खोज अधिगम देखे, अन्वेषण दिखे, वे सारे ऑप्शन आपका जो पॉजिटिव होता है। तो किस तरह का चीज़ें हम लोग को करना चाहिए, तो उन्हें जो समान तरह की समस्या जो उन्हें पहले हल की थी उस पर जो चिंतन करने के लिए कहेंगे। यदि बच्चे दिक्कत कर रहे हैं सवाल को बनाने में, तो उससे हम बोलेंगे कि आप पहले जो सवाल को बनाए हैं उस सवाल को फिर से आप देखिए, उस पर चिंतन कीजिए, तो इस तरह का बातें जो है ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपने भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। कारण पे कहता है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत और महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दोनों आपका जो है बिल्कुल सही ही है। तो एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपने भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। तो बच्चे में जो भी भ्रांतियाँ हैं तो उस चीज़ को व्यक्त कर सके, ऐसा माहौल मिलना चाहिए बच्चा को, ये सही बात है। और भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यानी कि तर्क आपका जो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव से महसूस करेंगे। तो विद्यार्थी जो है सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करेंगे। यदि बच्चे अपने अंदर यदि यह खुशी के भाव को यदि महसूस करता है तो वह चीज़ों को सीखने के लिए जो है अपने अंतरात्मा जो अंदर से जो है उस चीज़ के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित होगा। तो बच्चे में हमेशा जो खुशी का जो है वह मतलब कि होना चाहिए, वह हमेशा खुशी महसूस करना चाहिए, तभी वह चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। उसके बाद आगे है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बच्चों में भी एक लक्ष्य होनी चाहिए, तो ताकि वह बच्चे जो है चीज़ों को सीखने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। तो किस तरह के लक्ष्य उससे जो है प्रेरित किया जाना चाहिए, तो वह जो महारत अभिमुखी जो लक्ष्य होता है उस चीज़ों को बच्चे को क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। तो अब महारत अभिमुखी लक्ष्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आपको बताना यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है कौन कौन से जो है कारक है जो कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण है, विद्यार्थियों में सहभागिता है, दंड है, उसके बाद अभिसंज्ञान है। तो दंड वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल निगेटिव ही जाएगा। कुपोषण है, ये भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपका जो विद्यार्थियों की सहभागिता, आप लोग को पहले से भी बताया जा रहा है कि जब भी सहपाठी वाला बात आए, हेल्प वाला बात आए, सहयोग वाला बात आए, तो वो ऑप्शन आपका जो है पॉजिटिव होता है। तो सहभागिता आपका हो जाएगा और अभिसंज्ञान हो जाएगा। तो 2 और 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में है, तो 3 में है। तो ये 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थी जो है ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन, नगण्य। तो सक्रिय वर्ड आपका आ जाएगा। तो विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन CDP के कवर किए।
तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों सभी का जो है 25 प्लस ही सही होंगे, तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। और जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।